शुभ प्रभात। मैं हिंदी का विषय अध्यापक और आज हम कक्षा 11 के अंतर्गत हिंदी का पाठ्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं और हिंदी में हमारा पहला जो पाठ है उसका नाम है नमक का दरोगा और जिसके रचयिता हैं प्रेमचंद जी। प्रेमचंद हिंदी साहित्य के एक अग्रणी लेखक हैं या हम कहें कि हिंदी साहित्य के उस अनंत नक्षत्र में एक दीप्तिमान प्रकाशमान एक ऐसे सूर्य के समान, एक ऐसे प्रकाशमान पिंड के समान हैं जो ऊर्जा के समान हैं, जो न केवल उस समय में जब उन्होंने अपने जीवन काल में रचनाएं रची तब उसको लाभान्वित कर रहे थे अपनी ऊर्जा और प्रकाश से, बल्कि आज भी और आने वाली कई पीढ़ियों तक हिंदी साहित्य प्रेमचंद जी की इन रचनाओं के संदर्भ में उनका ऋणी रहेगा। अगर हम बात करें उनकी रचनाओं की तो उससे पहले हम थोड़ा सा उनका जीवन परिचय जान लेते हैं। प्रेमचंद जी का जो मूल नाम था वो था धनपत राय। इनका जन्म 1880 लम्ही में हुआ था और इनकी मृत्यु 1936 में हुई थी वाराणसी में। इनके पिता का नाम अजायब राय था, इनकी माता का नाम आनंदी देवी और इनकी पत्नी का नाम शिवरानी देवी था। इनका साहित्यिक नाम नवाब राय बनारसी भी कहते हैं और इनकी 3 संतानें थी, श्रीपत राय, अमृत राय और कमला। इसके अतिरिक्त इनको उपन्यास सम्राट और कहानी सम्राट इस प्रकार की उपाधियों से भी विभूषित किया गया था, क्योंकि ये 2 ऐसी विधाएं हैं जिन विधाओं को प्रेमचंद जी ने एक नई चेतना, नया दृष्टिकोण और एक नया सौष्ठव प्रदान किया। इनको उन्होंने फर्श से अर्श तक पहुंचाने में अपना अप्रतिम योगदान दिया, अर्थात ज़मीन की हकीकत से आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचाने में। तो प्रेमचंद जी की जो आरंभिक रचनाएं हैं उस पर आदर्शवादिता, नीतिवादिता या हम कहें आदर्श नीति और सुखांत जो प्रवृत्ति है वो देखने को मिलती है। लेकिन जो बात बात की इनकी रचनाएं हैं उसमें उनका यथार्थवादी दृष्टिकोण देखने को मिलता है, अर्थात जो यथार्थ यानी कि वास्तविकता, जो कटु सत्य है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो कहानी है नमक का दरोगा, ये इसी प्रकार की एक सुखांत कहानी है जो आपको कुछ नैतिक मूल्य यहाँ पर सिखा के जाती है। तो थोड़ा सा इसका सारांश जानते हैं कहानी का कि कहानी के संदर्भ में क्या यहाँ पर कहने का प्रयास किया गया है। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित है नमक का दरोगा। तो इसके बारे में अब हम यहाँ पर विस्तार पूर्वक जानने का प्रयास करते हैं। बात तब की है कि जब नमक बनाने पर सरकार के द्वारा रोक लगी हुई थी तो एक नया विभाग उस समय नमक विभाग बनाया गया और इसके दारोगा के पद पर अत्यधिक महत्वपूर्ण पद जिसको कि माना जाता था, यहाँ तक कि बड़े बड़े वकील भी इस पद के लिए लालायित रहते थे उस समय। उन दिनों फ़ारसी में 2-1 प्रेम कथाएं कहने वाले को जल्दी ही अवसरी मिल जाती थी, क्योंकि उस समय उर्दू और उसका दौर था। तो बाबू वंशीधर भी लैला मजनू, श्री फरहाद आदि के प्रेम वृत्तांत सुनकर रोज़गार ढूंढने के लिए निकले। उनके पिता ने हिदायत दी कि नौकरी ऐसी ढूंढना जिसमें ऊपर की आय खूब हो, क्योंकि मासिक आय तो पूर्णमासी का चांद है जो घटते घटते लुप्त हो जाती है, परंतु ऊपर की आमदनी जो होती है वो बहता हुआ स्रोत होती है जिससे सदा प्यास बुझती रहती है। इस उपदेश को पाकर वंशीधर बाबू नौकरी ढूंढने के लिए निकल गए और किस्मत से उनको नमक के दरोगा के पद पर नौकरी भी मिल गई। और ये बात सुनते ही उनके सारे के सारे जो परिजन थे, सारे के सारे जो रिश्तेदार थे, पड़ोसी थे, वो खुश हो गए। मतलब एक उत्सव का माहौल हो गया। उन्होंने कहा नौकरी प्राप्त हो गई, लड़के को भाई सरकारी नौकरी प्राप्त हो गई और वो भी नमक के दरोगा यानी कि सब इंस्पेक्टर के पद पर भी तैनात हो गया वहाँ पे, है ना। तो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी उनके लिए। अब क्योंकि वो दौर ऐसा था कि ईमानदारी से आप कुछ कमा नहीं सकते,
तो उन्होंने कहा भाई ईमानदारी का पैसा तो ऐसा है कि जैसे पूर्णमासी का चाँद, जो सिर्फ एक दिन ही पूरा दिखाई देता है, उसके बाद तो वो घटता ही रहता है, घटता ही रहता है, घटता ही रहता है, और धीरे धीरे वो पूरा गायब हो जाता है। उसके बाद फिर वही अंधेरा। तो उन्होंने कहा ओवर कमाई पूरी होनी चाहिए। तो इसके बाद क्या हुआ, जाड़े की एक रात थी। मुंशी वंशीधर को अभी यहाँ यमुना के पुल पर आए 6 महीने से अधिक नहीं हुए थे। उन्होंने जल्दी ही अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार से अफसरों का दिल जीत लिया उन्होंने, क्योंकि वो काम अच्छा करते थे। अब दरोगा जी की नींद अचानक पुल पर गाड़ियों के चलने की आवाज़ को सुनकर खुल गई, जहाँ वो सो रहे थे। तो वे हड़बड़ा कर उठ गए एकदम से। अब बाहर आकर क्या देखते हैं कि गाड़ियों की एक लंबी कतार जो है पुल को पार कर रही थी। तो डांट कर पूछा कि किसकी गाड़ियाँ हैं। थोड़ी देर चारों ओर सन्नाटा पसरा रहा, कोई कुछ नहीं बोला, एक दूसरे का मुंह देखते रहे सारे के सारे। पता चला कि जो इलाके के बहुत बड़े रईस और रसूखदार हैं, पंडित अलोपी दीन, ये उनकी गाड़ियाँ हैं, दातागंज के हैं जो कि। तो मुंशी जी यह नाम सुनकर चौंके, क्योंकि पंडित अलोपी दीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित व्यापारी थे, और उनका उस समय अंग्रेज़ों के साथ भी अच्छा खासा उठना बैठना था, उनके साथ भी यारी दोस्ती थी। अब ऐसे बाहुबली पर, उस समय के तथाकथित बाहुबली पे कौन हाथ डालना चाहेगा। तो उन्होंने फिर पता लगाया कि उन गाड़ियों में है क्या। तो पता लगा कि फिर दूसरी गड़बड़ है, कि वहाँ पे नमक जो कि अवैध है उसका व्यापार चल रहा है। तो पंडित अलोपी दीन अपने ये सब जब उनको पता लगा, तो वो भाई अपने बिल्कुल बाहुबल के साथ वहाँ पर आधी नींद में पहुँच गए। उन्हें समाचार मिला जैसे ही कि दरोगा ने गाड़ियाँ रोक दी हैं। तो उन्होंने अब प्रयास किया कि जो दरोगा साहब हैं उनको कुछ भेंट या चढ़ावा चढ़ा दिया जाए, यानी कि उन्होंने रिश्वत देने का प्रयास किया उनको। तो उनका ऐसा मानना था अलोपी दीन जी का कि लक्ष्मी जो है वो ब्रह्मास्त्र है, जिससे कोई भी युद्ध जीता जा सकता है, यानी कि आप कुछ भी कर सकते हैं पैसे से। लेकिन यही सोच के वो वहाँ पहुँचे थे, लेकिन वहाँ देखा तो फिर ऐसा चला नहीं उनका, क्योंकि दरोगा जी ने मना कर दिया रिश्वत लेने से। और इस पर रिश्वत देने के उसमें उन्होंने चेतावनी भी दे दी। अब वंशीधर को इस बात से बिल्कुल असहज हो गए हुए कि, और उल्टा उन्होंने जो है वंशीधर ने अलोपी दीन से कहा कि मैं भाई उन नमक हरामों में नहीं हूँ जो कौड़ियों पर ईमान बेचते फिरते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं, क्योंकि आपने एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई को, सरकारी अफसर को रिश्वत देने का काम करने का प्रयास किया है। तो दरोगा ने बदलू सिंह जी को, सेठ जी को हिरासत में लेने का हुक्म सुना दिया, किंतु ऐसे बाहुबली को कौन हाथ लगाएगा वहाँ पे। तो अलोपी दीन भी चौंक गए कि एक छोटा सा दरोगा, उसकी इतनी हिम्मत कि न पैसे में बिक रहा है न डर से बिक रहा। तो लास्ट में उनको लगा कि तो भाई बेइज्जती हो जाएगी, तो बल से ना सही तो छल से सही, तो वो फिर रिक्वेस्ट करने लगे, गिड़गिड़ाने लगे कि पंडित जी ऐसा मत करिए, यदि आप ऐसा करेंगे तो ऐसा करने से बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, भाई यहाँ तो मेरा बड़ा नाम है। तो सेठ जी ने 1000 रुपये तत्काल देने की बात फिर से कह दी। वंशीधर ने गर्म होकर कहा कि 1000 नहीं, 1,00,000 भी दोगे तो मुझे तुम नहीं खरीद सकते। तो वो जो थी अमाउंट, राशि जो है 5 हुई, 10 हुई, 15 हुई, 20 हुई, 40 हुई, लेकिन जो है उनका ईमान नहीं खरीद पाई वंशीधर का। अब सेठ जी लास्ट में जो है हिरासत से बचने के लिए फिर, और अपना नाम खराब होने से बचने के लिए गिड़गिड़ाने लगे, लेकिन वंशीधर नहीं माने। अब ये बात जो है चारों ओर फैल गई, और चारों ओर बातें होने लग गई कि, और सबने जो है वंशीधर को ही बुरा भला कहा कि उसको मान लेना चाहिए था, उसने इतने बड़े आदमी की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी। अब बेईमान और भ्रष्टाचारी अफसरों ने भी उन पर टीका टिप्पणी शुरू कर दी। जब गर्दन झुकाए अलोपी दीन अदालत में पहुँचे तो माना सारा शहर उन्हें
इस हालत में देखने के लिए उमड़ पड़ा, क्योंकि सर रसूखदार थे तो बाहुबली अपने इलाके के, तो सब पहुंच गए। उन्होंने कहा क्या होता है हम भी देखें। अदालत में पहुंचते ही हालत बदल गई। यहाँ के सभी कर्मचारी उनके दास और बिना दाम के गुलाम थे, और सबको अपना अपना हिस्सा पहुंच गया था। तो सब अपने अपनी जगह बिक चुके थे, और फटाफट हलचल और भाग दौड़ी शुरू हो गई। वकीलों की टोली ने मिलकर उन्हें बचाने के दांव पेच लगाने शुरू कर दिए, और उल्टा वंशीधर से सवाल पूछे जाने लग गए, और वंशीधर के पास सत्य और स्पष्ट भाषण के सिवा अन्य कोई शस्त्र न था। तो अंत में परिणाम क्या हुआ कि न्यायालय में सारे गवाहों और सबूतों के आधार पे सेठ जी निर्दोष पाए गए, और डिप्टी मजिस्ट्रेट ने यह लिखा कि पंडित अलोपीदीन बहुत ही बड़े और सज्जन आदमी हैं, वे थोड़े से लाभ के लिए इतना छोटा काम नहीं कर सकते, और वंशीधर की नमक हलाली ने उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है, अतः उन्हें सावधान रहना चाहिए। अब ये फैसला सुनकर सारे वकील उछल पड़े, और अलोपीदीन मुस्कुराते हुए अदालत से बाहर निकले, और वंशीधर को समाज के लोगों ने जी भर के उल्टा सीधा कहा। अब ये उनके वंशीधर के जीवन में एक खेदजनक अनुभव था, क्योंकि एक तो उन्होंने सही काम किया था, सत्य के मार्ग पे चल रहे थे, कोई गलत काम नहीं किया था और न गलत काम होने दिया था। बजाय उसमें पुरस्कार मिलने के और उनकी वाहवाही होने के, और जो अपराधी था उसको दंड दिए जाने के, उल्टा उनसे प्रश्न किए जा रहे थे। तो ये बड़ी बड़ी उपाधियाँ, ढीले लंबे चौगे, सब निरादर के योग्य। अब वो स्तब्ध रह गए सब चीज़ें देख के। तो एक सप्ताह बाद वंशीधर को नौकरी से भी निकाल दिया गया, क्योंकि अलोपीदीन का वर्चस्व था। अब घर वालों ने जब ये समाचार सुना तो उन्होंने भी अपना माथा पीटना लग गए कि तुमने ऐसा क्यों किया। पिताजी भी क्रोधित हो गए, माँ और पत्नी ने भी नाराज़गी व्यक्त की। तो इसी डिप्रेशन में और इसी अवसाद में जो है कुछ समय गुजर रहा था कि एक सप्ताह बाद सेठ अलोपीदीन वंशीधर के घर पहुँचे। तो उन्हें आया देखकर वंशीधर के पिता अपनी बदकिस्मती और बेटे की मूर्खता का रोने लगे कि गलती हो गई उससे। किंतु अलोपीदीन ने उन्हें चौंकाते हुए कहा कि आपका बेटा कुल तिलक है, यानी कि शर्मिंदगी के योग्य उसने ऐसा कोई काम नहीं किया है, उसने अपनी जगह बिल्कुल सही काम किया है। और इस प्रकार के लोग आज की दुनिया में बड़े कम पाए जाते हैं, जो अपने काम के प्रति इतने समर्पित हों। उन्होंने वंशीधर से कहा, आज मैं स्वयं आपकी हिरासत में चला आया हूँ। मैंने इस दुनिया में सबको खरीद कर गुलाम बना लिया। मुझे परास्त किया तो केवल आपने, और मैं आपके सम्मुख एक विनय लेकर आया हूँ। अब वो जीता हुआ व्यक्ति एक हारे हुए व्यक्ति से यहाँ पर कह रहा है, यानी कि उनका हृदय परिवर्तन हो गया। वंशीधर की उस बात से अलोपीदीन का हृदय परिवर्तन हो गया, वो बदल गए। तो सेठ जी के हृदय की विशालता और गुण ग्राहकता को देखकर वंशीधर बाबू पिघल गए। तो उन्होंने वंशीधर को अलोपीदीन ने ऑफ़र किया, उन्होंने उनको पेशकश की कि उनकी जो सारी संपत्ति है उसका स्थायी मैनेजर का पद जो है वंशीधर स्वीकार कर लें, और 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोज़ाना का खर्च, सवारी के घोड़े, बंगला, नौकर, बाकी की सारी सुविधाएं जो है इसके साथ उनको मिलेंगी। और ये सुनकर वंशीधर भी थोड़े से भावुक हो गए। उनको लगा कि मुझ में न विद्या है, न बुद्धि है, न अनुभव, और मैं गलतियाँ करता रहता हूँ, तो इतना बड़ा कार्य। लेकिन अलोपीदीन ने कहा कि ऐसे कार्य के लिए न विद्वता चाहिए होती है, न अनुभव, न मर्मज्ञता, न कार्यकुशलता। आपके पास इन सबसे बढ़कर एक चीज़ है, अपने कार्य के प्रति वफादारी, ईमानदारी और सत्यनिष्ठता। तो इसी आधार पर ये पूरी की पूरी कहानी जो है, दोनों अंत में मिलते हैं, गले मिलते हैं प्रसन्नचित्त अवस्था में, और वो उस पद को स्वीकार करते हैं। तो पूरी की पूरी कहानी के माध्यम से यहाँ पर यही दर्शाने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार से पंडित अलोपीदीन और वंशीधर के मध्य
जो घटनाक्रम घटा उसने किस प्रकार से असत्य पर सत्य की जीत, यानी कि बुराई पर अच्छाई की जीत यहाँ पर दर्शाने का प्रयास किया गया है। इस कहानी का अंत सुखांत है ना, जिसको हम हैप्पी एंडिंग कहते हैं। और ये नैतिक संदेश देता हुआ जाता है कि हमें जो है नित्य अपने सही मार्ग पर चलना चाहिए और अथक प्रयास करने के बाद जो है अंततः जीत सत्य की ही होती है। तो इन्हीं सभी नैतिक उद्देश्यों के साथ जो है ये कहानी समाप्त होती है और आशा करता हूँ कि कहानी जो है आपको पसंद आई होगी, कहानी का सार आप समझ पाए होंगे और बाकी विस्तार पूर्वक आप इसको पुस्तक में भी पढ़ सकते हैं। तो इससे संबंधित यदि कोई भी शंका हो तो उसके लिए आप व्यक्तिगत संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।